वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। यू हैव मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। जो फंगी और प्लांट्स होते हैं उनकी जो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है वहाँ पे क्या पाया जाता है, एक रिजिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए बोला कि रिजिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप, सिर्फ वो शेप नहीं देता। अब जैसे हमारी बॉडी पे स्किन्स पाई जाती हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी को नहीं ग्लो करती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, बॉडी को बहुत सारे बैक्टीरिया से और बहुत सारे ऐसे पैथोजन से प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो सके। उसी तरीके से जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट्स और फंगी के पास पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉपरली शेप नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके अंदर कोई भी मैकेनिकल डैमेज ना हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो जाए। क्योंकि अगर सेल वॉल नहीं पाई जाएंगी तो ईजिली जो है कोई भी पैथोजन प्लांट पे या किसी भी बैक्टीरिया पे आकर अटैक कर सकते हैं, तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वो डैमेज हो सकती है। वैसे जो है ये करता क्या, सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करता है और बैरियर प्रोवाइड कराता है। बैरियर का मतलब होता है जैसे अनवांटेड सब्सटेंस को बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देता है। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी के पास सेल वॉल पाई जाती है। तो और एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से, ग्लैक्टेन से, मनास से और कैल्शियम कार्बोनेट से। तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई है, एल्गी की सेल वॉल ग्लूकोज से बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है, मनास से बनी हुई, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। और नेक्स्ट इज while in other plant it is consist of cellulose, hemicellulose, pectin और प्रोटीन। और भी प्लांट्स होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है या फिर वो सेलुलोज से बनी हुई होगी या फिर वो हेमिसेलुलोज से बनी हुई होगी या फिर वो पेक्टिन से बनी हुई या फिर वो प्रोटीन से बनी हुई होगी। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज capable of growth which gradually diminishes as the cell maturation, and secondary wall is formed on the inner side of the cell। मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होती हैं फिर सेकेंडरी सेल वॉल होती, ये दोनों ही सेल वॉल मिलकर क्या करती हैं, प्लांट को प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं और प्रॉपरली इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। द मिडिल लैमिना इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेप्टेट। जो मिडिल लैमिना की लेयर होती है वो कैल्शियम पेप्टेट से मिलकर बनी हुई होती है, जो क्या करती है, जैसे कि एक सेल है दूसरी सेल है तो एक सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। द सेल वॉल ऑफ मिडिल लैमिना may be a transfer by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell। जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन का क्या मतलब होता है, एक सेल दूसरी सेल, दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी प्रकार की जो कनेक्शन होता है इन्हें बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो सेल वॉल क्या करता है, इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोमेम्ब्रेन सिस्टम की क्या होता है। अब कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उनसे बिलोंग नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जैसे कि क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये सारी किसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बिलोंग करती है। बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ये तीन चीज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें बिलोंग करती है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। कौन कौन सा बिलोंग करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोल सकते हैं। अब ER का काम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली दिखाई देगा, जो कि साइटोप्लाज्म के पास प्रेजेंट होता है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इनर पार्ट, एक होगी आउटर पार्ट। मतलब ल्यूमिनर, जिसे हम इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ग्लास कंपार्टमेंट कहते हैं। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सो अ राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब उनके डिवीजन के बेसिस पे क्या किया गया, उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। एक
RER, एक SER। मतलब एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब रफ का मतलब क्या होगा, जब सरफेस कैसी होगी, खुदी होगी, या फिर रफ होगी, या फिर उस पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तभी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट अगर यही चीज़ एब्सेंट होगा, राइबोसोम नहीं पाए, वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगी, उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसके सिक्रेशन में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और एनिमल के अंदर जो लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो भी जो है SER प्रिपेयर करता है। तो SER का फंक्शन क्या होता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और एनिमल की सेल के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। बट RER का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इसके पास तो नहीं पाया जाता, राइबोसोम नहीं पाया जाता, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। पहले कोई भी डिस्कवरी कोई भी साइंटिस्ट देते थे तो जो उनका नाम रहता था उसी से क्या कर देते थे, जिसकी डिस्कवरी उन्होंने की है उसका नाम रख देते थे। तो जैसे यहाँ पे कैमलियो गोल्गी ने, तो गोल्जी हम बोलते हैं उन्हें, तो कैमलियो गोल्गी ने 1898 में जो है क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी, गोल्जी एपरेटस के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, डिस्क लाइक शेप होता है, इसके पास बहुत सारी खाली जगह पाई जाती है, क्रिस्टल्ने होता है, और डायमीटर क्या होता है इसका 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये पैरेलली एक दूसरे से अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बनाएगी 2 3 4 ऐसे क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रॉपरली अटैच होते हैं। और जो क्रिस्टल्ने होता है ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है। अब जो गोल्जी एपरेटस होते हैं ये 2 बॉडी बनाते हैं, एक जो होता है ट्रांस बनाते हैं, एक जो होता है वो क्या करते हैं, कौन के फेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, सिस, एक हो गया ट्रांस हो गया, 2 बॉडी बनाते हैं। तो जो सिस होता है उसे मैच्योर ट्रांसफॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो कॉनकेव ट्रांस होता है उसे मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। सिस और ट्रांस दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इंटरकनेक्शन में हेल्प करते हैं या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ये करता क्या है, ये पैकिंग करता है, फूड मटेरियल को उसने पैक कर लिया, पैक करने के बाद वो क्या करता है, मेम्ब्रेन की तरफ सिक्रीट कर देता है, मतलब भिजा देता है। मटेरियल टू बी पैक, अब मटेरियल तो पैक हो गया, किसके अंदर पैक हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स अंदर पैक हुआ है। फिर वो फ्यूज़ करेगा गोल्जी एपरेटर के सिस फेस से, फ्यूज़ करने के बाद वो मैच्योरिंग फेस की तरफ जाएगा, मतलब सिस ट्रांस की तरफ जाता है। देन नेक्स्ट इज वाई द गोल्जी एपरेटस रिमेंबर द क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी एपरेटस के पास जो है पास में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, उसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको खाना दे देता है। अब उसके बाद ये जो गोल्जी एपरेटर वहाँ से वहाँ तक खाना ट्रांसपोर्टेशन हुआ इसका खाने का। उसके बाद इन किस्टर्ने ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसमिट गोल्जी एपरेटस द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब जो ये गोल्जी एपरेटस ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटर। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि गोल्जी एपरेटर के साथ ये भी पैकेजिंग में मदद करता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। The isolated lysosomal vesicle are formed by the very rich in almost type of hydrolytic enzyme। लाइसोसोम के पास कुछ ऐसी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं, जैसे लाइपेजेस होता है, प्रोटीजेस होता है, कार्बोक्सिलेजेस होता है। ये तीनों ऐसी प्रोटीन होती हैं जो बहुत ही हार्ड प्रोटीन होती हैं, और ये करती क्या, ये तीनों ही प्रोटीन मिलकर क्या करती, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती। जैसे लाइपेज है तो ये लाइपेज सब्सटेंस, ये लिपिड लाइक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। प्रोटीएसेस है तो ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। कार्बोक्सिलेजेस है तो कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। और इनका पीएच भी होता है, हाई पीएच भी पाया था, मतलब एक्टिव पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। और पीएच ज़्यादा है तो क्या करेगा, किसी भी हार्ड सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन ईजिली मदद कर देता है। अब जैसे एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और कुछ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके डाइजेशन में मदद करता है। तो ये क्या कर रहा है, किसी भी हार्ड सब्सटेंस, मतलब किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है या डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, लाइसोसोम क्या करेगा, उन सब को डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट इज वैक्यूल,
वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मतलब खाली जगह जो पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, उसे बोलते हैं वैक्यूल्स। उसके पास क्या क्या होता है? वाटर सैप होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, और कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं उनके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर, जो प्लांट के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते हैं। और वैक्यूल्स के पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी पिछली बार नीट के पेपर में पूछा गया था 2022 में। इन प्लांट सेल द वैक्यूल जो था प्लांट सेल में कम से कम 90% खाली जगह पेड़ों में पाई जाती है, जहाँ पे कोई भी वेस्ट सब्सटेंस, वाटर सैप या अदर सब्सटेंस आके यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होते। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है प्लांट के अंदर कितना परसेंट वैक्यूल्स होता है, तो 90% होता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूल्स। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट होता है ये क्या करता है? ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा और वैक्यूल्स की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है। हेंस जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मतलब उनके अंदर उनकी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करने की। अमीबा के पास कॉन्ट्रेस्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है जो क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन में मदद करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यही तीनों ही चीज़ पूछ लिया गया था, एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिए गए थे। अमीबा के पास कॉन्ट्रेस्टाइल वैक्यूल, तो ऐसे पूछा था कॉन्ट्रेस्टाइल वैक्यूल किसके पास होता है? अमीबा के पास होता है। करता क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन में मदद करता है। और कुछ और प्रोटिस्टा के पास क्या होता है? फूड वैक्यूल्स होता है। अब फूड वैक्यूल्स है तो मतलब उसको फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए हेल्प करेगा। तो अमीबा के पास कॉन्ट्रेस्टाइल वैक्यूल क्या करेगा? ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन में मदद करेगा। प्रोटिस्टा के पास फूड वैक्यूल्स करता क्या है? फूड मटेरियल की इनगल्फिंग में मदद करता है। तो हमने इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।